है कि इस बार जो बिल संसद में पेश होने वाले हैं 1, 2, 3, उनकी बुनियाद पर ही मोदी के विजन भारत 2047 का रास्ता तैयार होना है। लेकिन क्या यह इतना आसान होने वाला है? क्योंकि विपक्ष और उसमें भी कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करके बैठी है। यह अलग बात है कि इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे कई दल या तो बागियों की तरह या बागियों की वजह से जार-जार हो चुके हैं, या कांग्रेस की फितरत से कुछ का मन खट्टा हो चुका है, जैसे डीएमके और जार-जार वाली टीएमसी। असल मुद्दा है संसद में सत्ता की अरिथमेटिक का। तो आज की एक्स्ट्रा क्लास में ये सारे टॉपिक आपको आसान शब्दों में समझाऊंगी। शुरुआत करूंगी इस रिपोर्ट से। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest. डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। 2024 में जो लोगों ने जनादेश दिया था, 2024 और आज के लोकसभा के स्वरूप में बहुत ज्यादा अंतर आ गया और ये पिछले 4 महीने में आया। जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल गहरे हो चुके हैं, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद शांति समझौता पूरी तरह सस्पेंड हो चुका है, हॉर्मुज संकट देश दुनिया के सामने एक बार फिर चुनौती बन खड़ा हुआ है। जब विवादित मंच पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, सोशल मीडिया पर चकल्लस मची हुई है। इन्हीं तस्वीरों के बीच संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। तब सवाल है कि क्या विपक्ष के तेवर आपदा में अवसर की तलाश में है? तो खबर यहीं से पकड़िए, क्योंकि चलना बहुत दूर तक है। और खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई। रविवार सुबह बैठक शुरू हुई। बैठक में विपक्षी दलों ने टीएमसी के बागी सांसदों के शामिल होने पर हंगामा कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद सभी विपक्षी दलों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस 4 सप्ताह में सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं। इसी सत्र में परिसीमन बिल को भी सरकार ला सकती है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी परिसीमन बिल की वजह से यह अटका हुआ है। पीएम मोदी पहले भी इस बिल को पास कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष मोदी सरकार के टारगेट को पूरा करने का मौका देगा, या फिर इस बार भी संपूर्ण सत्र हंगामे में हवा हो जाएगा? क्योंकि इस बार कई ऐसे बिल हैं जिसको पास कराने की प्रतिबद्धता के साथ टीम मोदी तैयार है, और संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष से अपील भी कर ही रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले मैं भी पार्लियामेंट को काफ़ी
चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। पर सियासत में सुचारू रूप से बस एक ही चीज चलती है, वो है सियासत। और इसका संकेत सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट करके और फिर एंट्री मार के विपक्ष ने दे दिया है कि हम आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, बाहर हवा बनाकर फिर लौट आएंगे। सर्वदलीय बैठक से विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट क्यों किया, महुआ मोइत्रा ने बताया। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. एक्सपर्ट कह रहे हैं कि असल में विपक्ष का वॉकआउट एकजुटता का प्रदर्शन करना था और कुछ नहीं, क्योंकि ये बात कही जा रही थी और संकेत भी ऐसे ही हैं कि इंडी गठबंधन का भीतरी गणित अब गड़बड़ा रहा है और ये बिगड़ा गणित सदन के भीतर पीएम मोदी के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान को भी इंडी गठबंधन के इसी बिगड़ते गणित से जोड़कर देखा गया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में बनते 2/3 बहुमत को कलंकित बहुमत कहा था। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि तमाम आक्रामक भाव भंगिमाओं के बाद विपक्ष कुछ देर बाद सर्वदलीय बैठक में फिर से शामिल हो गया। तो मॉनसून सत्र में पीएम मोदी का फोकस किन अहम बिलों के साथ बड़े लक्ष्यों पर है, इसे भी देखें जरा। पहला है महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 2023 में पास होने के बाद भी अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके लिए शर्त है परिसीमन विधेयक का पास होना, जो इस सत्र का सबसे अहम बिल माना जा रहा है। खासकर 33% महिला आरक्षण को लागू करने के मोदी के संकल्प के नजरिए से। तीसरा अहम विधेयक है 129वें संविधान संशोधन बिल से सरकार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का बड़ा प्लान लेकर आ रही है। और चौथा है FCRA संशोधन विधेयक, जिसके जरिए सरकार एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सख्त कंट्रोल करना चाहती है। माना यह जा रहा है कि ये वो बिल हैं जो मोदी के विजन इंडिया 2047 को एक निर्णायक स्वरूप देंगे। नए भारत का नया रास्ता पीएम मोदी के इन्हीं महत्वाकांक्षी विधेयकों से होकर तैयार होगा। और बस यही कांग्रेस की बेचैनी है, क्योंकि अगर संसद में अंक गणित मोदी के पक्ष में सेट हुआ तो कांग्रेस और उसके नेता के सामने सिवाय लकीर पीटने के और कुछ नहीं होगा। तो क्या इसी बेचैनी के चलते कांग्रेसी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है? जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
5 राज्यों के चुनावों के बाद ये पहला संसद सत्र है और इन 5 राज्यों में केरल को छोड़ दें तो सभी जगह कांग्रेस का प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा है। ये हाल तब है जब वोट चोरी से लेकर तमाम नेगेटिव नैरेटिव नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ गढ़ चुके हैं। मंचों से खुलेआम राहुल गांधी मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणियां करते फिरते थे। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। कांग्रेस की खींच ये है कि मोदी मैजिक इतने साल लगातार और असरदार कैसे हो रहा है। मोदी के सम्मोहन ने पिछले साल बिहार से लेकर इस साल बंगाल तक ऐतिहासिक बदलाव किया और कांग्रेस और ज्यादा सिमटती चली गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस अब तक इस बात को समझ नहीं सकी है कि देश की युवा आबादी मोदी मॉडल को पसंद क्यों करती है, क्योंकि बीते 12 वर्षों में मोदी एक विजन को लेकर चले हैं जो पूरा होता दिखा भी है। अब मोदी का विजन है विकसित भारत 2047, जबकि राहुल जातीय राजनीति के सूत्र पर अटके हैं। मोदी नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की मजबूत भूमिका के रास्ते तैयार करते दिखते हैं, तो वहीं राहुल ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर उनका समर्थन करने से नहीं चूकते। बदलते विश्व की आकांक्षाओं के मुताबिक मोदी देश के युवाओं से इनोवेशन पर फोकस करने को कहते हैं, तो राहुल का नई दुनिया को लेकर कोई विजन नहीं दिखता। मोदी सबका साथ सबके विकास की बात कहते हैं, तो राहुल वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाते। बीते 12 वर्षों में 75 साल के मोदी ने अपना एक स्पष्ट गवर्नेंस मॉडल देश को दिखाया है, जबकि 56 साल के राहुल गांधी के पास उनका अपना कोई मॉडल नहीं दिखता। कहते हैं अगर संकल्प पवित्र हो तो प्रकृति रास्ते बना देती है। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुद लहरें ही मंजिल तक ले जाती है। और बीते 12 सालों से आप देखिए, पन्ने पलट कर देखिए, कितने रोड़े अटकाए गए। तेज रफ्तार से दौड़ते हिंदुस्तान को पटरी से उतारने के लिए देश के अंदर भी और बाहर भी एक खास इकोसिस्टम अपने काम पर लगा रहा। सीए का मुद्दा याद कीजिए, झूठ फैलाकर देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश हुई। ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना देश ने झेला, लड़ा और जीता। सरहदों पर खूब तनाव हुआ। आतंकवाद की कमर भी हमारे भारत ने तबीयत से तोड़ी। युद्ध की नौबत भी आई और फिर ट्रंप वाला अवैध टैरिफ, उसका दाव। क्या कुछ नहीं झेला हमारे देश ने, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? रत्ती भर भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश का, यहां के जनमानस का संकल्प पवित्र था। एक और संकल्प है और यह भी पवित्र है। पीएम मोदी ने 12 साल पहले देश के सामने यह संकल्प लिया और संकल्प क्या था, कमिटमेंट क्या था? संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल तो पहले पास हो चुका है, लेकिन बात अटकी है परिसीमन पर। परिसीमन इसलिए क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू अगर करना है तो डीलिमिटेशन बिल को पास करना होगा। और कह ये रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी देश की आधी आबादी से किए गए इस वादे को पूरा करने से चूकने वाले नहीं। हाल ये है कि साल दर साल की हार दर हार ने कांग्रेस और उसके नेता को बेचैन कर रखा है। लिहाजा अब बात आंगन टेढ़ा होने के दावे और मोदी के खिलाफ बेतरह खींच तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। एक तरफ
आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी